नमस्कार, हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक इतिहासकार का चश्मा पहनकर उस दौर में गोता लगाने वाले हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद के उदय और उस रूसी क्रांति की जिसके बिना आधुनिक इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के सफर के रोड मैप पर तेजी से नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सामाजिक बदलाव के बीजों से, फिर समाजवाद का उदय, जार का पतन, अक्टूबर क्रांति, सोवियत संघ के बनने की जद्दोजहद और आखिर में स्टालिनवाद के युग तक पहुंचेंगे। 1789 के यूरोप से लेकर 1930 के दशक तक की ये एक बेहद रोमांचक यात्रा होने वाली है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है सामाजिक परिवर्तन के बीज, यानी एक तरह का वैचारिक जागरण। ये पूरी दास्तान साल 1789 के तुरंत बाद के यूरोप से शुरू होती है। जरा सोचिए, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोपीय समाज की जड़ों को किस कदर हिलाकर रख दिया था। अचानक से आज़ादी और समानता की बातें होने लगी थीं। सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाएं ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं और ये विचार इतने असरदार थे कि भारत में राजा राम मोहन राय जैसे महान विचारकों ने भी तुरंत इनकी अहमियत समझी और इन पर खुलकर चर्चा की। अब जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े बदलाव होंगे तो समाज में टकराव तो होगा ही। उस वक्त पूरा यूरोप मुख्य रूप से दो खेमों में बट गया था। एक तरफ थे उदारवादी और रेडिकल, जो निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहते थे और जनता की चुनी हुई सरकार के पक्ष में थे। वहीं दूसरी तरफ रूढ़िवादी थे। ये शुरुआत में तो किसी भी तरह के बदलाव के सख्त खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी समझ लिया कि बदलाव जरूरी है। बस वे चाहते थे कि यह धीमी गति से हो और अतीत का सम्मान बना रहे। और फिर इतिहास में एक नया मोड़ आता है, हमारा दूसरा भाग, समाजवाद का उदय। आइए समझते हैं कि औद्योगिक क्रांति के शोर शराबे में ये नया वैचारिक टकराव कितना उग्र हो गया था। यहाँ हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर समाजवाद या सोशलिज्म अपने मूल रूप में था क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये निजी संपत्ति के विचार का बिल्कुल कट्टर विरोध था। कार्ल मार्क्स जैसे दिग्गजों का मानना था कि समाज में जितनी भी असमानता है उसकी जड़ ये निजी संपत्ति ही है। इसलिए उनका तर्क था कि संपत्ति पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन लोग अचानक से समाजवाद की तरफ क्यों आकर्षित होने लगे? दरअसल ऐतिहासिक साक्ष्य हमें एक बेहद भयानक तस्वीर दिखाते हैं। कारखानों में मजदूरों को 10 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। मजदूरी ना के बराबर थी और गरीबी बेतहाशा बढ़ रही थी। इसी क्रूर और थका देने वाली सच्चाई ने मजदूर वर्ग के दिलों में समाजवाद की चिंगारी को आग में तब्दील कर दिया। इसी आग की तपिश हमें कहानी के तीसरे भाग तक ले जाती है, जार का पतन। 20वीं सदी की शुरुआत में जार निकोलस द्वितीय का विशाल रूसी साम्राज्य इन्हीं तनावों के कारण किसी फटने वाले प्रेशर कुकर जैसा हो गया था। उस वक्त रूस की अर्थव्यवस्था कितनी विशाल और कृषि प्रधान थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 85% लोग सीधे तौर पर खेती पर निर्भर थे। और ये गरीब किसान भारी लगान तले दबे हुए थे। वे हर हाल में जमीन का मालिकाना हक चाहते थे। हालात पहले ही खराब थे और फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध ने तो जैसे कमर ही तोड़ दी। रूस में भयानक आर्थिक संकट आ गया, भुखमरी फैल गई और सबसे दर्दनाक बात, इस युद्ध में लगभग 70 लाख रूसी सैनिकों की जान चली गई। 70 लाख! इस भयानक त्रासदी ने जनता के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। घटनाओं का ये सिलसिला समझना बहुत दिलचस्प है। 1905 का खूनी रविवार, जब शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। फिर 1914 का विश्व युद्ध और आखिरकार फरवरी 1917 का वो वक्त जब पेट्रोग्राद में महिलाओं ने रोटी के लिए आंदोलन छेड़ दिया। इसी बढ़ते दबाव ने मजबूर होकर जार को गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। जार के जाने के बाद जो शून्यता आई उसने जन्म दिया हमारे चौथे अध्याय को, अक्टूबर क्रांति। जार के बाद बनी अंतरिम सरकार बिल्कुल बेअसर साबित हो रही थी और इसी उथल-पुथल के बीच लेनिन के बोल्शेविकों ने सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का फैसला किया। बोल्शेविकों ने हवा का रुख बहुत अच्छे से भांप लिया था। लेनिन ने अपनी मशहूर अप्रैल थीसिस सामने रखी। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट थीं। युद्ध तुरंत रोका जाए, जमीन किसानों को दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो और सारी ताकत सोवियतों यानी मजदूर परिषदों को दे दी जाए।
यही वो वादे थे जिन्होंने निराश जनता के दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ 24 अक्टूबर 1917 का वो ऐतिहासिक दिन। बोल्शेविकों ने सफलतापूर्वक पेट्रोग्राद में सत्ता पर कब्जा कर लिया। सोचिए, समाजवाद का जो सिद्धांत कभी सिर्फ किताबों और चर्चाओं तक सीमित था, वो अचानक से एक जीती जागती, दुनिया को हिला देने वाली हकीकत बन गया। निजी संपत्ति खत्म कर दी रही और जन्म हुआ सोवियत गणराज्य का। लेकिन सत्ता हासिल करना एक बात है और उसे बचाए रखना दूसरी। हमारा 5वां भाग है गृह युद्ध से सोवियत संघ तक। इतने बड़े साम्राज्य का पूरा ढांचा रातों रात बिना खून खराबे के कैसे बदल सकता था? 1918 से 1920 तक रूस एक बेहद खौफनाक गृह युद्ध की आग में जलता रहा। एक निष्पक्ष इतिहासकार की नज़र से देखें तो देश पूरी तरह से 2 गुटों में बंट चुका था। एक तरफ थे रेड्स यानी बोल्शेविक, जिनके पास सत्ता थी और आम जनता का भारी समर्थन। दूसरी तरफ थे व्हाइट्स, जो पुरानी राजशाही वापस लाना चाहते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन व्हाइट्स को अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसी बड़ी विदेशी ताकतों का समर्थन मिला हुआ था, लेकिन भारी विदेशी दखल के बावजूद बोल्शेविक अपने मजबूत जमीनी समर्थन के दम पर अंततः विजयी हुए। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना के बाद सरकार ने पूरे देश की कायापलट करने के लिए कमर कस ली। मशहूर पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए उद्योगों और शहरों का बहुत तेजी से विकास किया गया। मजदूरों के लिए पक्के घर बने, कारखानों में बच्चों के लिए बालवाड़ियां खुली और देश को आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। और अब हम पहुंचते हैं अपने इस ऐतिहासिक विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जटिल हिस्से पर, स्टालिनवाद का युग। जोसेफ स्टालिन के हाथों में आते ही इस व्यवस्था ने एक बेहद आक्रामक और चरम रूप ले लिया। स्टालिन का मानना था कि खेती के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा और इसके लिए उन्होंने एक जबरदस्त और कठोर नीति अपनाई। 1929 से छोटे छोटे खेतों को खत्म करके सरकार के सीधे नियंत्रण वाले विशाल सामूहिक खेत बनाए गए, जिन्हें कोलखोज कहा गया। कई किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया। हताशा में उन्होंने अपनी ही फसलें जला दी, अपने जानवर मार डाले, लेकिन सरकार ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इतिहास का अध्ययन करते वक्त हमें नीतियों की भारी मानवीय कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। जबरदस्ती थोपे गए इस सामूहिकीकरण का परिणाम बहुत भयानक रहा। 1930 से 1933 के बीच रूस ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अकाल देखा, जिसमें लगभग 40 लाख, जी हां 40 लाख लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। समानता की वो चाहत जो महज एक वैचारिक सपने के रूप में शुरू हुई थी, उसने 20वीं सदी के पूरे नक्शे और समाज को कितनी भयानक और अद्भुत तरह से बदल कर रख दिया। इस दौर की ये जटिल और रक्त रंजित विरासत आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में विचारों की कीमत कितनी भारी हो सकती है। उम्मीद है इस ऐतिहासिक विश्लेषण से इतिहास के इस अहम अध्याय को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।